हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाफिंग, उसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस और साथ ही साथ स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं स्टाफिंग क्या होता है, वो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेज होता है। पहला और दूसरा क्या होता है, पहला होता है प्लानिंग और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो चलिए बात करते हैं स्टाफिंग के बारे में। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फिजिकल रिसोर्स होता है और साथ ही साथ क्या होता है, फिजिकल रिसोर्स के साथ फाइनेंशियल रिसोर्स भी होता है। फाइनेंशियल रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। पर इसके अलावा भी एक रिसोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास फाइनेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा फाइनेंस है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि मशीनरी भी है और जो भी टूल्स वगैरह चाहिए सब कुछ है, मतलब मनी भी है और मशीनरी भी है। पर अगर मान लीजिए वहाँ पे ह्यूमन ही नहीं रहेंगे तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेस कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, एफिशिएंट, क्वालिफाइड, टैलेंटेड, स्किल ह्यूमन रिसोर्स का होना ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी हार्ड वर्किंग एफिशिएंट पीपल होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किस पर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास राइट पर्सन है और राइट जॉब पोजीशन उसको दिया गया है, तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, सक्सेस कर पाएगा। क्लियर है? तो मतलब क्या है, ये थर्ड स्टेप है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद। अब चलिए इसके मीनिंग के बारे में जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। यहाँ से आप लोग क्लियर हो गए स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग का मतलब होता है कि राइट पर्सन को चुनना, राइट जॉब के लिए चुनना, उसका उसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई अकाउंटेंट हम लोग को कंपनी में चाहिए, क्या चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, तो उसके लिए हम अगर कोई साइंस फील्ड का आदमी ले करके आएंगे तो क्या वो अच्छी तरह से काम कर पाएगा, एफिशिएंट वर्कर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि अकाउंटेंट जो है वो क्या हो सकता है, कॉमर्स बैकग्राउंड का होना चाहिए उसको, तभी वो क्या कर सकता है, काम को अच्छी तरह से कर पाएगा। अब वही अगर मान लीजिए कि कंपनी जो है वो एक एमबीए को हायर किया, किसको हायर किया, एमबीए कैंडिडेट को हायर किया, और उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है कि आपको क्या करना है, मेडिसिन्स बनाना है। तो क्या एमबीए कैंडिडेट को पता है मेडिसिन कैसे बनाया जाता है? या अगर मान लीजिए एमबीए कैंडिडेट को बोला जाए कि एक पेशेंट का आपको ध्यान रखना है या ट्रीटमेंट करना है, तो क्या उस एमबीए कैंडिडेट के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो स्टाफिंग का यही काम होता है कि राइट पर्सन को चूज़ करना राइट जॉब के लिए, उसके पास उसी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाना चाहिए, तभी वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में एक मेजर रोल प्ले करेगा। क्लियर है इतना? अब इसका नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कॉम्पनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यह है फ्रेंच वेंड्रेल के अकॉर्डिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, मतलब कि अपॉइंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, फिर यूटिलाइज करते हैं, फिर कॉम्पनसेट करते हैं और फिर मोटिवेट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को। मतलब स्टाफिंग जो है वो एक कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं, स्टाफिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। स्टार्टिंग क्या होता है, रिक्रूट करने से, और लास्ट होता है उनको मोटिवेट करना, उनका क्या हो, डेवलपमेंट कराना। तो सारी चीज़ें क्या होती है, स्टाफिंग में इंक्लूड होती है। अगर हम लोग पहले के ज़माने या ट्रेडिशनल वे की अगर हम लोग बात करें तो उस समय क्या होता था, स्टाफिंग जो है वो बहुत छोटा होता है, उसका रोल एक बहुत छोटा होता था, मतलब कि किसी को भी हायर कर दी, स्टाफिंग प्रोसेस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अगर ट्रेडिशनल की बात की जाए तो ट्रेडिशन जो हम लोग का पहले था उसके अकॉर्डिंग। पर आज का अगर डेट देखें जहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ ग्रो कर रही है, बहुत फास्ट क्या हो रहा है, सब चीज़ चेंजेस हो रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि सिर्फ अपॉइंट करना किसी को स्टाफिंग नहीं होता है, उससे बहुत ज़्यादा होता है, उसको सेलेक्ट करना, उसको ट्रेन करना, डेवलप करना, उनको कंपनसेशन देना, मोटिवेट करना, अप्रेजल देना, अच्छा कंडीशन देना, अच्छा वर्किंग कंडीशन देना, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, स्टाफिंग में इंक्लूड होते हैं। तो क्या हो रहा है, स्टाफिंग फंक्शन जो है वो सिर्फ मतलब अपॉइंट करके
मतलब अपॉइंट करने तक ही सीमित नहीं रह जाता है, वो आज बहुत बड़ा और बहुत लार्ज फंक्शन हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसको बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें जैसे स्मॉल कंपनी के बारे में, तो स्मॉल कंपनी या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्टाफिंग ही एक क्या होता है, फंक्शन हो जाता है। मतलब स्टाफिंग जो है वो नॉर्मल सारे जो फंक्शंस होते हैं उसी के साथ मैनेजर के द्वारा किया जाता है। पर अगर हम लोग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके लिए क्या होता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, एक सेपरेट वो लोग डिपार्टमेंट बनाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से, ठीक है, या तो फिर पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्टाफिंग का प्रोसेस है, ये जो इतना लेंथी प्रोसेस है उसको किया जाता है। क्लियर है कि आखिर स्टाफिंग होता क्या है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। तो आखिर इसका इम्पोर्टेंस होता क्या है। अगर मान लीजिए जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास क्या है, अब कॉम्पीट करना अगर हमको किसी चीज़ से, तो मान लो मेरे पास पैसा भी है और मशीन भी है, पर अगर हम लोग के पास एफिशिएंट स्टाफ हो जाए तो क्या होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, स्टाफिंग का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर स्टाफिंग प्रॉपरली हो, स्टाफिंग अच्छी तरह से हो, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होगा। तो चलिए जानते हैं इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है कि जो भी रोल वैकेंट है, यहाँ पे वैकेंट जॉब पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, राइट पर्सनल को यहाँ पे क्या करना है, रोल देना है। मतलब फाइलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, फाइलिंग द जॉब, यहाँ पे फाइलिंग करना है रोल को। जो भी वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको वैकेंट को क्या करना है, भरना है। किससे भरना है, तो एम्प्लॉयज़ को लाना है जो कि उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट बैठता है, उसके पास उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट है कि राइट पर्सन को देना। जॉब के लिए क्या है, रोल हम लोग खोज ही लिया, पर उसके लिए राइट पर्सन भी चाहिए। तो अगर हम लोग राइट पर्सन को चूज़ करेंगे तो क्या होगा कि उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सक्सेस होगा। मतलब एम्प्लॉय अगर अपना परफॉर्मेंस बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगा। इसके बाद क्या होता है, इसी से रिलेटेड हम लोग समझ गए कि इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइज। तो जब स्टाफिंग के थ्रू हम लोग राइट पर्सनल को हायर किए हैं राइट क्वालिफिकेशन के साथ, तो उससे क्या होगा, इंटरप्राइज का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करना। अब क्या है कि हम लोग अच्छा एम्प्लॉय हायर किए, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका अगर हम लोग अच्छी तरह से प्लानिंग कर ले, अच्छी तरह से अगर एनालाइज कर ले कि हमको कैसा एम्प्लॉय चाहिए, किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे क्या होगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका अच्छी तरह से हम लोग यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। जैसे कि पहले एग्जांपल दिए थे कि अगर MBA कैंडिडेट है, उसको बोला जा रहा है क्या करने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, या तो फिर पेशेंट का ध्यान रखने के लिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो क्या वो पॉसिबल है, कर पाएगा, नहीं। तो यहाँ पे एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन भी होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट है हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग में वो हेल्प करेगा। जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के पास मान लीजिए कि फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, बराबर है, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्किल्ड है, क्वालिफाइड है, सब कुछ A1 A+ है, तो क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, सक्सेस रेट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू अदर। तो ये बोला जा रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, अच्छी तरह से वो कम्पीट कर पाएगा मार्केट में। इसके बाद नेक्स्ट है मोराल को इंक्रीज करता है। क्या करता है, जो एम्प्लॉयज़ है उसका मोराल को इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ क्या करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी वो प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ ये नहीं ना हो रहा है कि हम एम्प्लॉय को सिर्फ अपॉइंट करके छोड़ दे रहे हैं, ऐसा तो कर नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको सारा फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक तरह से उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और उनका मोराल जो है वो क्या होगा, अप होगा, वो मोटिवेट होंगे इस चीज़ से। इसके बाद नेक्स्ट है कि ये एक की है इफेक्टिवनेस का, बाकी जो फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशन के उसके लिए। अब जैसे क्या है, प्लानिंग है या फिर ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम लोग बात करें
तो कोई भी फंक्शन स्टाफिंग के बिना हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं रहेंगे तो प्लानिंग कहाँ से होगा, ऑर्गेनाइजिंग हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो क्या है, स्टाफिंग है। स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हैं और वही ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है, वही क्या करता है, प्लानिंग भी करेगा, वही क्या करेगा, ऑर्गेनाइजिंग भी करेगा। तो एक तरह से क्या है, की टू इफेक्टिवनेस है बाकी अदर जो फंक्शंस है उसके लिए। क्लियर है इतना? अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है सबसे पहले। फिर यहाँ पे हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, फाइलिंग द रोल बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, प्लेसिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब, और है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। अब नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग बात करते हैं स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे मैनेजमेंट है। अब क्या होता है स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, वो एक मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है जो कि क्या करता है, डेवलप करता है और मैनेज करता है जो भी ह्यूमन एलिमेंट्स है उसको, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के जो ह्यूमन एलिमेंट्स है उसको क्या करता है, डेवलप करता है और मैनेज करता है। जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय है उसके पास क्या होता है, नॉलेज होता है, स्किल होता है, क्रिएटिविटी होता है, टैलेंट होता है, पोटेंशियल होता है। तो वो क्या करता है, ये सारा चीज़ को क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो, पूरा हो सके। तो वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है वो बेस्ट एम्प्लॉय को, फिर उसी के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देता है, उनका डेवलपमेंट कराता है, उनको रिवॉर्ड्स देता है। तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग दोनों क्या है, एक तरह से एक दूसरे से रिलेटेड ही है, क्योंकि जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका क्या होता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर के, और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका लाइन बाय लाइन क्या होता है, स्टाफिंग प्रोसेस चलते रहता है। जैसे जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल लेवल में होते हैं तो वो क्या करते हैं, एवरी मैनेजर जो है वहाँ का स्टाफिंग फंक्शन फॉलो करते हैं, एक लाइन मैनेजर हम लोग इसको बोल सकते हैं। और लार्ज स्केल में ये क्या हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाता है। तो स्टाफिंग क्या है, वो एक पार्ट है, स्टाफिंग क्या है, एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। इसके बाद हम लोग का इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे भी मैनेजमेंट। तो इवैल्यूएशन मतलब इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, सबसे पहले इसमें आया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया था, तब से क्या हुआ था कि ट्रेड यूनियन का जो एक्टिविटीज़ है वो क्या होने लगा था, एक्टिव होने लगा था। तो ट्रेड यूनियन का जो एक्टिविटीज़ है वो जब से एक्टिव होने लगा तो वो क्या किया, वो मैनेजमेंट को फोर्स करने लगा कि वो क्या कर सके, पर्सन को या ह्यूमन रिसोर्स को क्या करे, अपॉइंट करे, अपॉइंट करने के लिए फोर्स करने लगा। तो वो क्या हुआ, एक लिंक की तरह काम करने लगा ओनर और पर्सन के बीच में। तो उसके कारण क्या हुआ कि लेबर जो वेलफेयर ऑफिसर है, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, ये क्या हुआ, इनको अपॉइंट किया गया ताकि वो क्या कर सके कि वो एम्प्लॉय को हायर कर सके। और उनका रोल सिर्फ एम्प्लॉय का वेलफेयर तक के लिए ही सीमित था। मतलब जैसे हम लोग बात की कि ट्रेडिशनली स्टाफिंग क्या होता था कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ को हायर करना, अपॉइंट करना। तो उनका जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो थे उनका भी काम बस वही था कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचना, उनको ला करके यहाँ पे देना। तो जैसे जैसे फिर क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम आने लगा। फैक्ट्री सिस्टम आने लगा तो फैक्ट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत पड़ने लगा। अब फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय का ज़रूरत पड़ने लगा तो उससे क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वहाँ पे अपॉइंट किया गया जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसी के बीच में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला काम करने का, वहाँ पे काम करने का मौका मिला, जिसमें कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला किस चीज़ का, रिक्रूट करने का, किसी को सिलेक्शन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, किसी को प्लेसमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों को मिला। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, रिक्रूटमेंट हो रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये सारे एक इंडिविजुअल या एक मैनेजर तो सिर्फ नहीं कर सकता, उसके लिए भी ग्रुप चाहिए ताकि वो क्या कर सके, बेस्ट को चूज कर सके। तो वैसे ग्रुप को क्या एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसको पर्सनल ऑफिसर, इसको क्या बोल सकते हैं, पर्सनल ऑफिसर, जिनके अंडर भी बहुत सारे लोग थे जो कि क्या करते थे कि इनको सेलेक्ट करने में वो हेल्प करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन रिलेशन जैसे जैसे अप्रोच होने लगा, डायनेमिक इन्वायरमेंट होने लगे, जैसे जैसे चेंजेस होने लगे, तो क्या हुआ, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ जो हायर किए गए उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी दिया गया ताकि उनके नॉलेज को क्या कर सके, बढ़ाया जा सके, अपडेट किया जा सके। और इसी से क्या हुआ कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो क्या क्या पर्सनल मैनेजर को
यहाँ से हटा करके पर्सनल मैनेजर को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लाएंगे, क्योंकि पर्सनल मैनेजर क्या करता था, सिर्फ सेलेक्ट करता, रिक्रूट करता, प्लेस करता। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग दिया गया, उनका डेवलपमेंट होने लगा, उनको क्या हुआ, स्किल को इन्हांस करने का काम भी किया गया। तो इसलिए क्या हुआ, पर्सनल ऑफिसर को हटा करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे लाया गया। तो इसमें बेसिकली हम लोग कुछ चीज़ों को ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया गया है। जैसे कि कुछ चीज़ों की अगर बात की जाए तो जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात किया गया है कि जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसमें कितने लोग चाहिए उस वैकेंट जॉब पोजीशन को फुलफिल करने के लिए, वो देखना, कितने ज़्यादा लोग चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस प्रोसेस में उनका रिक्रूटमेंट होगा, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, कैसे प्लेसमेंट होगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट कैसे होगा उस एम्प्लॉय का। फिर उसके बाद उसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में भी बात किया गया। उनको प्रॉपरली टाइम पे क्या होने लगा, फीडबैक मिलने लगा उनके काम को लेकर के, मोटिवेशन मिलने लगा। मोटिवेशन चाहे तो फाइनेंशियल फॉर्म में भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे करके भी हो सकता है, या तो फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे करके भी उनको मोटिवेट किया गया। साथ ही साथ उनको कॉम्पनसेशन भी दिया गया, रेम्यूनरेशन भी दिया गया उनके क्वालिफिकेशन को ध्यान में रख करके। फिर उनको सोशल सेफ्टी भी दिया गया, और साथ ही साथ उनके जो भी काम है उस चीज़ को ध्यान में रख करके उनको क्या है, वो उनको रिव्यू भी दिया गया कि हाँ ये जो है वो अच्छे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाता है, और वही मोटिवेशन का भी एक तरह से कहीं ना कहीं उनको काम आता है। क्लियर है इतना? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब सबसे पहले ये बात होता है कि स्टाफिंग क्या है। स्टाफिंग को हम लोग लाइन एक्टिविटी भी बोल सकते हैं और स्टाफ एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाइन और स्टाफ। अब कैसे बोल सकते हैं लाइन एक्टिविटी? लाइन एक्टिविटी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारा जो फंक्शन होता है एक तरह से ये उसी तरह से काम भी करता है, जैसे अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के केस में देखें तो। और स्टाफिंग को हम लोग स्टाफ एक्टिविटी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो क्या करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरह भी उसमें काम होता है। मतलब या तो बोल सकते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरह ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ से होता है कि हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमको जो है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए और कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए, नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहला क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और किस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, मतलब उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब क्या होना चाहिए, कैसे लोग हम लोग हायर कर सकते हैं, वुमेन होने चाहिए या फिर स्किल्ड मतलब एजुकेटेड होने चाहिए, नॉन एजुकेटेड भी हो सकते हैं, या फिर किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो सारा चीज़ क्या होता है फर्स्ट स्टेप में डिसाइड किया जाता है। और वो कैसे डिसाइड होता है, वो 3 चीज़ों को ध्यान में रख करके डिसाइड किया जाता है। पहला है वर्क लोड। वर्क लोड का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा काम है, मतलब एक एम्प्लॉय को कितना ज़्यादा काम दिया जा रहा है। मतलब अगर बोले तो क्या हो सकता है कि इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि कितने नंबर और कितने टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय ज़रूरी है काम करने के लिए। मतलब वर्क लोड हो गया, कितना काम है कंपनी के पास और उस काम को करने के लिए हमको कितने ज़्यादा नंबर के एम्प्लॉयज़ चाहिए और कौन कौन से क्वालिफिकेशन वाले एम्प्लॉयज़ हमको चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है वर्क फोर्स। क्या है? वर्क फोर्स। अब वर्क फोर्स यहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो इसमें ये पता चलता है कि कितने जो एम्प्लॉयज़ है वो ओवर बर्डन है और कितने एम्प्लॉयज़ जो है वो अंडर बर्डन है। मतलब कि कोई एम्प्लॉय ऐसा भी हो सकता है जिसको ज़रूरत से ज़्यादा काम दिया गया हो और कोई एम्प्लॉय ऐसा भी हो सकता है जिसको क्या हो सके ज़रूरत से बहुत कम काम दिया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? वर्क फोर्स और वर्क लोड में कंपैरिजन किया जाता है। ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा और फिर उसी में पता लगेगा अगर मान लीजिए वर्क फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, मतलब कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है तो एम्प्लॉयज़ को क्या होगा वहाँ से हटा दिया जाएगा जो एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा है। और अगर वर्क लोड ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, नए एम्प्लॉयज़ का वहाँ पे एंट्री होगा, उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो उसको कहता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि लोगों को बताना कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वैकेंट है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे क्लियरली जैसे वैकेंसी आता है कोई भी चीज़ का तो क्लियरली बता दिया जाता है ना कि हाँ इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए हमको, इस चीज़ के लिए चाहिए तो आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने चाहिए तभी आप इस चीज़ के लिए क्या है
अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, रिक्रूट किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि रिक्रूटमेंट हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत सारा कंपनी क्या कर सकता है, इंटरनल भी कर सकता है, एक्सटर्नल भी कर सकता है। अब इंटरनल का मतलब क्या होता है, इंटरनल मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वही लोग क्या कर सकते हैं, उस वैकेंट जॉब पोजीशन को फुलफिल कर सकते हैं, चाहे तो उनको प्रमोशन दे करके या फिर उनका दूसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करके। और एक्सटर्नल होता है कि जब हम लोग बाहर से लोग को अपॉइंट करते हैं कि वो यहाँ पे आए और क्या करें कि उस वैकेंट जॉब पोजीशन को क्या कर सके, पूरा कर सके या मतलब भर सके। इसके बाद नेक्स्ट होता है सिलेक्शन। अब क्या हुआ, सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि बेस्ट जो कैंडिडेट है उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना। जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है कि वो वैकेंट जॉब पोजीशन को क्या कर सके, भर सके। हम लोग ना स्टाफिंग को एक वर्ड है स्टाफिंग के लिए, स्टाफिंग को एक और चीज़ बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव प्रोसेस। अब इसको नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं, उसका जवाब भी आपको इस सिलेक्शन के ही पॉइंट पे मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए कि कोई जॉब वैकेंसी निकला, ठीक है। अब वैकेंसी निकला है तो अब वैकेंसी में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2 ही लोग आएंगे अप्लाई करेंगे। उसमें क्या होता है, मान लीजिए 1000 लोग क्या किए, अप्लाई किए, पर जब ऑर्गेनाइजेशन के पास 5 ही सीट है, 5 ही जॉब वैकेंट है, तो वो क्या करेगा, 5 को ही लेगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव प्रोसेस है। क्योंकि जितना लोग अप्लाई किया उतना लोग को यहाँ पे सीट नहीं मिल रहा, उतना लोग का यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो हमको बेस्ट चूज़ करना है, तो हम सारा कुछ को तो कर भी नहीं सकते। बहुत बार कैसे क्या होता है कि 5 वैकेंट पोजीशन होता है, लेकिन हमको वहाँ पे सिर्फ 4 ही बेस्ट समझ में आता है, 1 सीट फिर भी क्या होता है, कई बार खाली रह जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बेस्ट होते हैं कैंडिडेट उन्हीं को यहाँ पे क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो जॉब पोजीशन के लिए उनको अप्लाई किया गया, जो पोस्ट के लिए उनको मतलब सेलेक्ट किया गया है, उसको क्या कर सकते हैं, उसका वहाँ पे क्या होता है, प्लेसमेंट हो जाता है उस कंपनी में, वो आ जाते हैं वैकेंट जॉब पोजीशन को वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि इंट्रोड्यूस कराना न्यू एम्प्लॉयज़ से, जो न्यू एम्प्लॉयज़ है उनको क्या करना, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनको क्या करना, इंट्रोड्यूस कराना। जो स्मॉल कंपनीज होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि जो सुपीरियर होता है वही क्या करता है, न्यू एम्प्लॉय को सबके सामने ले जा करके इंट्रोड्यूस कराता है। पर जो बड़े कंपनी होते हैं वो एक ओरिएंटेशन का प्रोग्राम रखती है, जिससे कि क्या कर सके कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको ओल्ड एम्प्लॉयज़ के साथ क्या कर सके, वो इंट्रोड्यूस करा सके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जैसे उनका प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन हो गया, एम्प्लॉयज़ को क्या होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उनका अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सके और वो अच्छी तरह से काम कर सके, उनका एफिशिएंसी लेवल जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या हो सके, पूरा हो सके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके एलिमेंट्स के। तो इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता क्या है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है यहाँ पे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स है, चाहे वो कंपनी के अंदर के हो चाहे वो कंपनी के बाहर हो, हम लोग क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते। क्या करते हैं, अट्रैक्ट क्यों करते, ताकि क्या हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सके वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए। तो इसमें क्या होता है, हम लोग 2 तरह से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। 2 सोर्सेज होता है, पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हीं को या तो ट्रांसफ़र दे करके या प्रमोशन से किसी भी तरह से उनको क्या कर सके, हम लोग वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए ऑक्यूपाई कर सके। और दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि हम लोग बाहर से कैंडिडेट को मतलब इनवाइट करते हैं कि वो वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए क्या कर सके, अप्लाई कर सके, ताकि वो वैकेंट जॉब पोजीशन क्या हो सके, फुलफिल हो सके। तो ये जो चाहे हम लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे करके भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या जो भी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं उनके थ्रू भी ये चीज़ हो सकता है। या तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस जाते हैं ताकि वहाँ से क्या कर सके, वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को या ऐसे लोग को जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, या तो इसको 2 वर्ड में हम लोग कैंपस रिक्रूटमेंट भी बोल सकते हैं, इसी के थ्रू क्या होता है, रिक्रूटमेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को एक बार जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो गया, मतलब हम लोग
और बाहर के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब अंदर के जो भी एम्प्लॉयज़ और बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं वो लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो बेस्ट पर्सन होते हैं उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। मतलब कि जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो क्या कर सके, जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसको फुलफिल कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेनिंग। तो एक बार जैसे उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनको क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं उस समय उनको क्या किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि क्या हो सके कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। वो क्या करता है, ये जो प्रोसेस होता है वो पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करता है और एम्प्लॉय का डेवलपमेंट में भी ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन का भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। पर डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग देना है या सिर्फ नॉर्मल कुछ भी नहीं होता है। ट्रेनिंग तो सिर्फ एक पार्ट होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल होता है, ओवरऑल ग्रोथ जो होता है एम्प्लॉय का, उसको यहाँ पे डेवलपमेंट बोला जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले रिक्रूट किया जाता है, उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिया जाता है जिससे कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।